चलो भैया, इवोल्यूशन में आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं हमारे, जो कि फॉसिल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अलग अलग टाइप के फॉसिल्स देखिए, रॉक्स को पढ़ा हमने, इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, जिसमें केवल और केवल जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहीं पर क्या दिखाई पड़ता है, फॉसिल्स वगैरह दिखाई पड़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने पढ़ा जो हमारे बोल सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के बाद में होमोलॉजी और एनालॉजी यानी कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखा हमने कि भैया जिनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। समझ में आ रही बात? डाइवर्जेंट मतलब जो फैलते हैं चारों तरफ को, कॉमन ओरिजिन पॉइंट से चारों तरफ फैलते हैं। उसके बाद हमने एनालॉगस ऑर्गन को देखा। इसे एनालॉगस में पढ़ा के अलग अलग ओरिजिन होता है और लेकिन उनका फंक्शन जो है स्ट्रक्चर का वो क्या बोलता है, आपको सेम मिलता है। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट का विंग्स ले लो और बर्ड का विंग्स ले लो, दोनों का ही काम क्या है, दोनों का ही काम फ्लाई करने का है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है भाई, अलग अलग है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनालॉगस। एनालॉगस इवोल्यूशन क्या शो करेगा, एनालॉगस इवोल्यूशन जो है आपके वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। अलग अलग जगह से आकर एक जगह पर क्या होती है, चीजें कन्वर्ज होती है। फिर यहीं पर हमने अडेप्टिव रेडिएशन का भी आइडिया लिया था, याद आया अडेप्टिव रेडिएशन? अबे रेडिएशन मतलब डाइवर्जेंस वाला, समझ में आ रही बात? इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने अडेप्टिव रेडिएशन में मार्सुपियल्स को देखा था, जो ऑस्ट्रेलियन जानवर होते हैं, उनका कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है। फिर हमने एक पैरेलल इवोल्यूशन की झलक भी देखी थी। पैरेलल इवोल्यूशन की क्या झलक देखी थी कि प्लासेंटल मैमल को मार्सुपियल मैमल से हमने क्या किया था, कंपैरिजन करके देखा था। समझ में आ रही बात? फिर हमने क्या पढ़ा था, वेस्टिजियल ऑर्गन का एविडेंसेस पढ़ा था कि कई सारे हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स हो गया। उसके अलावा एक और पढ़ा था इसी से मिलता जुलता, एविडेंसेस फ्रॉम एटेविज्म। एटेविज्म का मतलब क्या है, ऐसे कैरेक्टर जो हमारी बॉडी में पहले थे अब वे दोबारा उभर कर आ जाते हैं, जो कि फिलहाल अब क्या हो गए, गायब हो गए। जैसे ह्यूमन की पूंछ हो गई, मैन के अंदर या ह्यूमन के अंदर भैया 2 से ज्यादा निप्पल का होना। समझ में आ रही बात? आप किसी भी मतलब यूजुअली मैमल्स को देखिएगा तो यूजुअली आपको क्या मिलते हैं, 3 4, 3 तो नहीं खैर 4 8 12 इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड दिखाई पड़ती है, आप उसको देख लो। लेकिन कई सारे आपके मैमल्स ऐसे हैं, जैसे ह्यूमन हुआ, आ रही बात समझ में, इनके केवल 2 ही मेमोरी ग्लैंड है। प्राइमेट्स में यूजुअली आपको 2 ही मेमोरी ग्लैंड आपको देखने मिलती है। तो पुराने कैरेक्टर थे, अब 2 एडेप्टेड हो चुके हैं, कुछ समय के बाद में दोबारा उभर कर किसी के 3 निप्पल निकल गए, किसी के 4 निकल गए। आपने शायद अपने आसपास कोई ना कोई जरूर देख लिया होगा कहीं ना कहीं पे ऐसा। तो ये क्या है, ये हमारा एटेविज्म होता है। फिर हमने पढ़ा कि भैया क्या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में मैंने क्या बताया था, पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स जो होते हैं आपके, ये सब के सब क्या है, इनके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज बिल्कुल सेम होती है। आप देख करके पहचान नहीं पाओगे कि ये सांप का एम्ब्रियो है कि ह्यूमन का एम्ब्रियो है। समझ में आ रही बात? अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा मैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मतलब 4-5 महीने के, 3 महीने के, 3 महीने के गेस्टेशन पीरियड के बाद में आप बोलने लगो, कहने लगे भैया ये तो हमें साफ साफ दिखा। मैं अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा, ठीक है? कि जब अर्ली स्टेजेस है इम्प्लांटेशन के बाद में, जो अर्ली स्टेजेस होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है भाई, सिमिलर होती है। फिर हमने पढ़ा बायोजियोग्राफिकल देखा था, डार्विन फिंचेस का हमने जिक्र किया था। गैलापागोस आइलैंड में मैंने तुम्हें बताया था कि अलग अलग टाइप की क्या होती है, डार्विन फिंचेस होती हैं। हरी बात समझ में, वो आपको बताया था। उसके अलावा हमने क्या देखा था भाई, बायोजियोग्राफिकल के अलावा हमने कुछ बायोकेमिकल के बारे में भी हमने थोड़ा सा क्या करी थी, बात करी थी। तो सारे के सारे एविडेंसेस बेटा हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। फिर मैंने आपको बोला था कि बेटा हम यहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है? तो पढ़ाता तो मैं तुम्हें थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, लेकिन फिर मैंने अपना थोड़ा सा प्लान चेंज किया। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको एविडेंसेस के अंदर ही पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ रही बात? आपके एनसीईआरटी के अंदर किसी चीज का एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, कुछ चीज वर्ड में न दे करके, थ्योरी में न दे करके उन्होंने डायग्राम के अंदर दे रखी है। और इवोल्यूशन के अंदर जो डायग्राम बेटा हम यूज करते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है जो इवोल्यूशन की टेक्स्ट बुक के अंदर हमने यूज किए हुए, ठीक है? तो हम उन्हीं डायग्राम को आज क्या करने वाले हैं भाई, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी मैं थ्योरीज नहीं पढ़ा रहा, थ्योरीज में लास्ट में लूंगा, ह्यूमन इवोल्यूशन से जस्ट पहले थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लूंगा। और ये एविडेंसेस के साथ साथ में आपका 60 to 70%, 80% चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश अप हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें यहाँ पर बचेगा नहीं, ठीक है? चलिए, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो कि हमारा क्या है, पार्ट 2 है। तो जो एविडेंसेस अभी मुझे और थोड़ा सा आपको फोकस में रखने हैं, कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, हालांकि कुछ बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका, लेकिन अभी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी मुझे आपको फोकस में रखना है, इसको फोकस में रख के कुछ बताना है। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, होमोलोगस एनालोगस को फोकस
फोकस में रख करके भी कुछ बताना है। कनेक्टेड लिंक के बारे में भी मुझे थोड़ा सा और इलाबोरेट करना है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से भी एविडेंसेस हमें दिया जाएगा, ये आपके लिए भी बिल्कुल नया है, ये मैं बताऊंगा। उसके अलावा बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन, ये कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ मैं अभी आपको इसके बारे में और बताने वाला हूँ। और एट लास्ट आता है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये कुछ एविडेंस मैंने सभी पिछले वालों में से चूज किए हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इनके बारे में अभी थोड़ी सी डिटेल और क्या करनी है भैया हमको लेनी बाकी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात आ गई, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। भाई ये तो देखो तुम्हें पता ही है कि कितने टाइप के फॉसिल्स होते हैं, सारी चीजें ऑलरेडी मैं ले चुका। अब जो नहीं बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आप क्या करते हैं, फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। अरे करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, फॉसिल जिस रॉक्स में मिलेंगे उस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। तो अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर में अलग अलग टाइप के फॉसिल्स मिलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, जो सेडिमेंट्री लेयर है, जो डिपोजिशन से लेयर बन रही होती है, सेडिमेंट्री का मतलब क्या है कि कहीं से मिट्टी उड़कर आई और आकर के इकट्ठी हो गई, उससे क्या बन गई, लेयर बनती चली गई। वो कोई 100 200 500 साल का तो फंक्शन है नहीं कि भैया आपने 10 मीटर इंच ये मतलब 10 मीटर की या 1 इंच मोटी मिट्टी की परत जो है तुम्हारी 10-20 सालों बन गई, 4-5 सालों बन गई। नहीं भैया, ये बताया गया है कि लगभग 2.5 इंच मोटी मिट्टी की परत को बनने में 800 से 1000 साल का समय लगेगा, अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें। समझ रहे? अगर आप क्या कर दें, उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें। अब तुम रोज झाड़ू लगा रहे, आप देखिएगा 3 दिन झाड़ू न लगे धूल जम जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। तो अलग अलग लेयर में ध्यान सुनिएगा भाई। मान लो आज ये है, ये आपका कोई एक फॉसिल है, एग्जांपल के तौर पर। क्या ये फॉसिल है? ये फॉसिल मैंने यहीं पे क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनेगी, मिट्टी की परत आकर जमेगी, सेडिमेंट होगा। अरे लेयर डिपॉजिट होगी कि नहीं होगी? तो जो मिट्टी का टाइप है, ध्यान सुनना मेरी बात, मुझे ये पता लग गया कि 2.5 इंच मोटी परत कितने टाइम पहले बनेगी। 2.5 इंच मोटी परत को बनने में 800 से 1000 साल का समय लगेगा। मान लो मुझे पता लग गया, अगर ये अनडिस्टर्ब है। ठीक है, और मैंने उस मिट्टी की जो लेयर है, यानी मैंने खुदाई करी, और खुदाई करके मुझे क्या बना, खुदाई करके मुझे मान लो क्या लगा भैया, मान लो बोल सकते हैं कि भैया आप एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, आप मान के चलिए कि मान लो मुझे 10 फीट पे को मिल गया। क्या मिल गया? 10 फीट पे एक फॉसिल मिल गया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, 2.5 इंच मिट्टी की मोटी परत कितने साल में बन रही, 1000 साल में। ध्यान सुनिएगा, 1 फीट में कितने इंच होते हैं भाई, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होंगे। तो 2.5 इंच के लिए 1000 साल का समय लग रहा। ध्यान से सुनना, 2.5 इंच के लिए कितने के लिए लग रहा, 1000 साल का। 5 इंच के लिए कितने का लगेगा, 2000 साल का। 10 इंच के लिए कितने का लगेगा, 4000 साल का। टोटल मेरे पास कितने इंच हो गए भैया, मेरे पास में 10 फीट हो गए ना भाई, 10 फीट हो गए ना। 1 फीट में मेरे कितने हैं, 12 इंच है, तो 10 फीट में कितने होंगे, 120 इंच होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या मैं इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि फला टाइम पीरियड तक ये मिट्टी की लेयर जहां से सेडिमेंट हुआ है, इस मिट्टी की मैं सेडिमेंट की एज निकाल के, रॉक्स की एज निकाल के क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि यहाँ पर किस तरह का, मतलब ये फॉसिल्स हमारा कितने साल पुराना है? जाहिर सी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी मिट्टी जमनी शुरू हो गई, तो पुराने फॉसिल जो पुराने हैं वो तुम्हें ऊपर मिलेंगे कि नीचे मिलेंगे? पुराने नीचे मिलेंगे। सिंपल कौन से होंगे? जो ऊपर मिलेगा वो सिंपल होगा, जो नीचे होगा वो सिंपल होगा। जो नीचे होगा भाई वो सिंपल होगा। भाई सिंपल से तो कॉम्प्लेक्स बने ना, दिमाग लगाओ। सिंपल पहले सिंपल आए होंगे ना, तभी तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है, तो सिंपल कहां मिलेगा आपको, रॉक्स में नीचे की तरफ मिलेगा। तो यही तो मैं आपको बता रहा, क्या देखिएगा कि फॉसिल्स की स्टडी अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर में ये इंडिकेट करती है कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। यही मतलब समझ में आया? हम पता लेंगे कि कितने साल पहले कौन सा एरा था, कौन सा पीरियड था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जो आपकी अलग अलग सेडिमेंट की लेयर है उसमें अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के क्या मिल सकते हैं, फॉसिल्स मिलेंगे। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि जिस टाइम पर लेयर की फॉर्मेशन हो रही थी ये उसी टाइम पर मर गए। भैया यहाँ पर लेयर की फॉर्मेशन होती जा रही, ये यहाँ पर आ गया, तो इसी के ऊपर तो डिपॉजिट होगा। तो अंदाजा इसी चीज से तो लगेगा नहीं लगेगा? बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका। उसके अलावा सिंपल फॉसिल कहां मिलेंगे तुम्हें, ओल्डर रॉक्स के अंदर मिलेंगे। सिंपल जो कि क्या होंगे, सिंपल जो कि पुराने होंगे, पहले बने होंगे, तो वो तो सबसे नीचे मिलेंगे ना, ओल्डर रॉक में। जितना आप गहराई में फॉसिल्स मिलता चला जाएगा उतना ही क्या होगा भाई, उतना ही वो ओल्डर होगा। कॉम्प्लेक्स फॉसिल्स आपको कहां मिलेंगे, नई चट्टान के अंदर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड हमारी एनसीईआरटी के अंदर आया है, और वो वर्ड क्या है, वो है भैया कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। क्या आया भैया, डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। ये एनसीईआरटी का ये जो वर्ड है ये बड़ा खतरनाक वर्ड है भाई साहब।
ये इतना खतरनाक वर्ड है कि इस चीज में सब कुछ समेटना अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत होती है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि अर्थ के बनने से लेकर के जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है तब से लेकर के आज तक, चाहे आपका यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो, चाहे आपका बिग बैंग हो, तो हमने ये जो जितना समय काल हमारा चला है, इस समय काल को हमने कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर लिया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बायोलॉजी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर 100, 200, 1000, 500 साल की कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? मैंने बोला कि अभी कोई फॉसिल का भैया मुझे 5000 साल पुराना फॉसिल मिला, बस इतना नया। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन कोई 1-2 हजार साल की कहानी नहीं है, इवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल की कहानी है। वो एक गाना आता था ना कि चंद्रकांता की कहानी बरसों पुरानी, आता था ना एक गाना, सीरियल वगैरह आता था। तो ऐसे इवोल्यूशन की कहानी है, बरसों पुरानी है। इतनी बरसों पुरानी है कि इतना, जितना बरसों पुराना ये क्या है, ये ब्रह्मांड है, जितना बरसों पुराना है क्या है भाई, यूनिवर्स है, तो इतनी ही पुरानी क्या है भैया, ये हमारी ये लाइफ की इवोल्यूशन की कहानी होती है। तो पूरे का पूरे जितना भी हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो बीत गया और जो बीतने वाला है, उसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, उसको मैं 6 एरा में डिवाइड कर दूंगा, 6 युग में डिवाइड कर दूंगा। कहते ना युगो युगांतर तक। अरे बात समझ में क्लियर है? तो कितने युग में डिवाइड कर दिया मैंने, 6 एरा के अंदर टोटल क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो एरा अपने कुछ अलग अलग पीरियड में बटे हुए हैं, और उन पीरियड के सबसे सिंपल यूनिट क्या है भैया, उन पीरियड की अगली जो छोटी यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है इपॉक्स। और इपॉक्स भी कोई 100, 200, 1000 साल की कहानी नहीं होती, ये हजारों हजार साल की कहानी होती है, कई हजार साल की कहानी होती है, मिलियंस ऑफ ईयर की कहानी होती है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा माना जाता है, देखो, जब से लेके आज तक ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, जब से लेके आज तक ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा, बेसिकली बात है। ठीक है? और ह्यूमन भी कोई ऐसा नहीं धरती पे कि भैया एक 100, 200 साल, 1000 साल पुराना है, कई हजारों साल पुराना है। वो बोल के कह सकते हैं कि भैया हमें महाभारत के एविडेंसेस मिलते हैं 5000 साल पुराने। समझ में आ रही बात? यानी ह्यूमन कोई आज का तो बना हुआ है नहीं, ये कितने का बना हुआ है, ये भैया कई हजार साल का ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 24 घंटे की सुई मान लें, क्या मान लें भैया, 24 घंटे की सुई मान लें, तो तुम्हें पता, जो 23 घंटा 59 मिनट ह्यूमन का कोई जिक्र नहीं आने का। क्या बोला मैंने? 23 घंटा 59 मिनट ह्यूमन का कोई जिक्र नहीं आने का। लास्ट के 24वें मिनट में जाकर के एक लाइन आएगी कि अब मानव का उदय होता है। आई बात समझ में? ये वैल्यू है ह्यूमन बीइंग। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, ये बहुत नजदीक सा टाइम पीरियड है। अब इस एरा को मैंने क्या कर दिया, ये जो हमारे 6 एरा बने हुए हैं ना, इस एरा को भैया मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की क्या कर दिया भाई, कोशिश कर दिया। ठीक है? चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एरा सबसे बड़ी यूनिट होती है, हालांकि इससे बड़ी भी एक यूनिट होती है, लेकिन इयोन बोलते हैं उसे, इयोन। आई बात समझ में? ठीक है? तो हम एरा से पढ़ेंगे कि एरा के कितने पार्ट हैं। एरा की यूनिट को क्या बोलेंगे, एरा की छोटी इकाई पीरियड होगी, और पीरियड से छोटी इकाई क्या होगी भाई, हमारी इपॉक्स होगी, याद रखिएगा। ठीक है? तो टोटल कितने एरा हैं हमारे, टोटल 6 एरा है। कितने एरा है? 6 एरा। सबसे पहला एरा का नाम होता है एजोइक। क्या नाम है भैया? एजोइक। दूसरा होता है आर्कियोजोइक। तीसरा होता है प्रोटोजोइक। चौथा होता है पैलोजोइक। पांचवा होता है मीजोजोइक। छठा होता है आपका सीनोजोइक। तो कौन कौन से नाम है? सबसे पहला क्या है भैया? एजोइक। दूसरा क्या है? आर्कियोजोइक। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पैलोजोइक। पांचवा क्या है? मीजोजोइक। और छठा क्या है भाई? सीनोजोइक। ये आपको क्या याद रखने हैं? 6 एरा याद रखने हैं। और 6 भी तुम याद नहीं कर पा रहे तो भैया कम से कम पैलोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को तो आपको क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम के अंदर आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और यहीं से आपका बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनी हुई है। समझ में आ रही बात? तो 3 एरा कौन कौन से याद करने हैं आपको? पीएमसी। क्या बोलेंगे भैया? पीएमसी, पोलन मदर सेल। समझ में आ रही बात? पोलन मदर सेल पढ़ी होगी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पीएमसी का मतलब क्या है? पोलन मदर सेल। बोले तो पैलोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये 3 तो एरा आपको क्या रखने हैं भैया, 101% क्या रखने हैं भैया, याद रखने हैं। ठीक है? चलिए, ए का मतलब क्या आता है? नहीं। एरा ऑफ नो लाइफ। एजोइक एरा में कोई भी लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई, यानी यहां पर केवल और केवल क्या होता है भाई, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। इस एरा में बिग बैंग हुई, इस एरा के अंदर आपके क्या हुई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, इस एरा के अंदर आपके सोलर फॉर्मेशन हुई, इस एरा के अंदर एटमॉस्फेयर बना, यानी अभी तक क्या नहीं बनी थी भैया, लाइफ नहीं बनी थी। समझ में आ रही बात? उसके बाद में आता है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक में प्रोकार्योट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या थे भैया, बन चुके थे। समझ में आ रही बात? आर्कियोजोइक में क्या बन चुके थे? प्रोकार्योटिक और ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बन चुके थे जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते, नग्न आंखों से जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल लाइफ का एरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भैया? इनविजिबल। एजोइक
में तो क्या नहीं होता, कोई लाइफ ही नहीं होता। उसके बाद में आर्कियोजोइक में लाइफ आती है, प्रोकैरियोटिक और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, तो वो हमारी कौन सी लाइफ हो जाती है भैया, वो हमारी इनविजिबल लाइफ है, यानी कि जो हमें वैसे फिजिकली वैसे आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद में पिक्चर में आता है भैया कौन, आपका प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक में प्रोटोजोआ से लेकर के मोलस्का तक के ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक तो आपके पहले बन चुके, प्रोकैरियोटिक से क्या बने भाई, आपके प्रोटोजोइक के अंदर यूकैरियोटिक बनना स्टार्ट होकर यूकैरियोटिक में इन्वर्टिब्रेट काफी हद तक के वहां पर काफी टाइप के इन्वर्टिब्रेट वहां पर आ चुके थे। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट आ गए तो इन्वर्टिब्रेट आगे नहीं आनेंगे, यहाँ पर आने शुरू हो गए। समझ में आ रही बात, यानी कि प्रोटोजोआ से मोलस्का तक। अगर आपके ये तीनों चीजें याद रह जाए ठीक है, नहीं रह जाए तो भी कोई मसला नहीं है। असली मसला कहां से है, असली मसला है पैलेजोइक एरा से। यहां से ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। पैलेजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ये तीनों एरा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे भैया किसके बारे में, पैलेजोइक एरा। पैलेजोइक एरा में कुल कितने पीरियड होते हैं भाई, टोटल 6 पीरियड है। कितने पीरियड है भैया, 6 पीरियड होते हैं। वे 6 पीरियड के नाम देखिएगा क्या है। सबसे पहला पीरियड है भैया कैम्ब्रियन, दूसरा होता है ऑर्डोविशियन, तीसरा होता है सिल्यूरियन, चौथा होता है डेवोनियन, पांचवा होता है कार्बोनिफेरस, छठा होता है पर्मियन। याद करने की ट्रिक क्या है, कॉस डीसीपी। क्या है भैया, कॉस डीसीपी। सबसे पहला क्या है भैया आपका कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये 6 एरा आपको 6 पीरियड। ये देखो एरा का नाम क्या है भैया, पैलेजोइक, और उसके कितने पीरियड है, 6 पीरियड, जिसका नाम क्या है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या, क्लियर है। अब हमें बस केवल ये ध्यान रखना कि किस पीरियड में क्या था हमारा। जैसे हमारा क्या था भैया, जैसे हमारा कैम्ब्रियन था, तो कैम्ब्रियम में क्या थे, गेंट मोलस्का, बड़े बड़े साइज के मोलस्का आपको क्या थे, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वहां पर आपको क्या होने लगे, दिखाई देने लगे। समझ में आ रही बात आपको भैया। तो इसके बाद में हमारा क्या आता है, कैम्ब्रियन के बाद में हमारा ऑर्डोविशियन आता है। ऑर्डोविशियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आपको देखने मिलता है, अरी बात समझ में। साइक्लोस्टोमेट्स वहां पर, ये साइक्लोस्टोमेटा जानते हैं ना, साइक्लोस्टोमेटा जो थी आपकी फिश थी भैया, जोलेस फिश थी। समझ में आ रही बात, साइक्लोस्टोमेटा भूल गए क्या, जिसका राउंड सा मुंह था, बड़े बड़े खतरनाक से दांत थे। समझ में आ रही बात, तो साइक्लोस्टोमेटा जो थी वो वहां पर आनी शुरू हो गई। और पहले लैंड प्लांट ऑर्डोविशियन एरा के अंदर, ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर आ चुके थे। ऐसा माना जाता है कि लाइकली वे क्या होंगे, मोसिस हो सकते हैं। मोसिस का मतलब जो ब्रायोफाइटा वाले थे, याद करो ब्रायोफाइटा में थे ना लिवरवॉर्ट्स और मोसिस, एडवांस वाले मोसिस। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। तो ऐसा माना जाता है कि ऑर्डोविशियन एरा में पहले लैंड प्लांट आ चुके थे और वो लाइकली क्या होंगे भाई, वो लाइकली मोसिस होंगे। तो ऑर्डोविशियन के बाद में कौन सा एरा आया भैया, सिल्यूरियन। सिल्यूरियम में साइक्लोस्टोमेन्स जो कि कहां बने थे, ऑर्डोविशियन के अंदर आए थे, उनका क्या हो गया, गोल्डन पीरियड। सारी की सारी अर्थ पर क्या बनना शुरू हो गया भैया, यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा जो यहाँ पर मोसिस बने थे, तो मोसिस से आपके क्या बनने शुरू हो गए, वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट क्लोरोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। समझ में आ रही बात, क्लोरोफाइट्स वो, ट्रैक्योफाइट्स मतलब जो कि क्या होते हैं आपके, जिनके अंदर ट्रैकेट्स देखने मिलते हैं, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू देखने मिलता है। जाइलम और फ्लोएम वगैरह यहाँ पर क्या होते हैं भैया, दिखाई पड़ते हैं। और क्लोरोफाइट्स मतलब जो आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो कि एक्वेटिक होते हैं बेसिकली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। उसके बाद में क्या आता है आपका डेवोनियन। डेवोनियन मतलब देव, देव आ रहा ना इसमें, देवों का पीरियड। तो देवों के काल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या थी भैया, मछलियां थी। तो इसमें गोल्डन पीरियड था, किसको लेकर के, फिश को लेकर के, मछलियां ही मछलियां थी। इसमें दबा का मछलियों का क्या हुआ भाई, इवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पर एम्फीबियंस की अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो गई। भाई वर्टिब्रेट तो यहाँ पर बन गए ना, ऑर्डोविशियन से वर्टिब्रेट बन गए। वर्टिब्रेट में फिश 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 यहाँ पर बनी, लेकिन फिश का राज कहाँ आया, डेवोनियन में। जब फिश का राज आया तो अगली स्पीसीज भी बनने लगी, कौन सी आई, एम्फीबियस। तो एम्फीबियंस का राज कहाँ मिलेगा तुम्हें, अगले वाले मिलेगा। समझ में आ रही बात, अरे आ रही कि नहीं यार, इस बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो डेवोनियन क्या था भैया, गोल्डन पीरियड था। किसको लेकर के था भाई, गोल्डन पीरियड, फिश को लेकर के था। और इसमें एम्फीबियंस की अपीयरेंस भी होना स्टार्ट हो गई थी। समझ में आ रही बात। उसके बाद में आता है आपका कार्बोनिफेरस एरा। कौन सा एरा आता है भाई, कार्बोनिफेरस एरा। देखो कार्बोनिफेरस एरा की बड़ी खूबी है, पहली खूबी क्या है, कार्बोनिफेरस एरा के अंदर आपको कोल का डिपोजिशन, कोयला डिपोजिट होता हुआ दिखाई पड़ा। सर कहां से आया वो कोयला, हुआ ये था कि अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो आपके टेरिडोफाइट्स है ना भाई, यहाँ तक कि ये मोसिस बने, तो ये वेस्कुलर प्लांट बने, तो टेरिडोफाइटा में यहाँ पर क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो जो आपके टेरिडोफाइटा प्लांट थे ना बेटा, वो टेरिडोफाइटा प्लांट, ये माना जाता है कि जो उस टाइम पर जो प्लांट थे जो कि बड़ी तेजी से फैले हुए थे, वो प्लांट फॉल ऑफ कर गए, गिर गए, और गिरने के बाद में वो मतलब दब गए। दबने के बाद में उनसे क्या बनता है, कोयला बनता है। और वो कोयला कहां जाकर मिला हमें, वो कोयला कहां जाकर मतलब डिपोजिट हुआ, कार्बोनिफेरस एरा के अंदर आकर के डिपोजिट हुआ। तो कोल का डिपोजिशन हुआ। और एम्फीबियंस कहां बने थे भैया, डेवोनियन पीरियड में। तो राज कहां करेंगे भाई, कार्बन
कार्बोनिफेरस एरा के अंदर करेंगे। उसके अलावा सीड प्लांट जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़े, प्लस एम्फीबिया का तो गोल्डन पीरियड है। अब अगली स्पीसीज कौन सी आएगी, रेप्टाइल्स की आएगी। तो ऐसे मतलब एम्फीबियंस किसके जैसे, रेप्टाइल्स के जैसे जो थे, ऐसे एम्फीबियंस वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो गए। एग्जांपल हम ले सकते हैं भैया सौरोप्सिडा। क्या बोल सकते हैं भैया, सौरोप्सिडा। ये बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, रेप्टाइल्स लाइक, मतलब एम्फीबियंस लाइक क्या होते हैं भैया, रेप्टाइल्स होते हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि जहां से हमारे एम्फीबियंस वगैरह आगे की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, कार्बोनिफेरस के बाद में क्या होता है भैया, पर्मियन होता है। पर्मियन में हमारे ऐसे रेप्टाइल्स जो कि मैमल्स की तरह, जिनसे क्या इवॉल्व हुए, मैमल्स इवॉल्व हुए, उनकी तरह से रेप्टाइल्स दिखाई पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिडा। तो दो नाम याद रखने हैं आपको, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। एक हो गया सौरेप्सिडा और एक क्या हो गया, साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा में रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि मैमल्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, साइनोप्सिडा की बात कर रहा हूं मैं। और जो आपका सौरोप्सिडा होता है, इसमें आपके कैसे रेप्टाइल्स होते हैं, इसमें आपके रेप्टाइल्स होते हैं जो कि बाद में बर्ड्स वगैरह में भी क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। एम्फीबियंस लाइक रेप्टाइल्स की बात यहाँ पर हो रही है। समझ में आ रही बात, यानी रेप्टाइल्स ही है दोनों। ये भी क्या है, सौरोप्सिडा भी रेप्टाइल्स है और ये भी क्या है, ये भी है। भाई रेप्टाइल बनाना अगला। अब वो रेप्टाइल कैसा था, वो रेप्टाइल था एम्फीबियन जैसा। तो एम्फीबियंस लाइक रेप्टाइल्स आ चुके थे, रेप्टाइल्स का मतलब रहने वाले, लेकिन वो रेप्टाइल्स कैसे थे, वो रेप्टाइल्स से एम्फीबियंस जैसे दिखने वाले। समझ में आ रही बात, तो उसी को हमने क्या बोला, सौरोप्सिडा बोला। लेकिन अगला जो पीरियड आया पर्मियन, भाई रेप्टाइल भी तो इवॉल्व होगा ना। अगला जब पीरियड आया पर्मियन, तो पर्मियन एरा में जो रेप्टाइल्स है उनमें कुछ ऐसे रेप्टाइल इवॉल्व हो गए जिनसे क्या बने भैया, मैमल्स बने। तो रेप्टाइल्स जो एम्फीबियंस लाइक थे उसको हमने क्या नाम दिया, सौरोप्सिडा। रेप्टाइल्स जो आपके कैसे थे भैया, मैमल्स के जैसे थे, उसको क्या नाम दिया हमने, साइनेप्सिडा। समझ में आ रही बात, तो 6 के 6 एरा याद हो गए। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब रेप्टाइल में कौन आता है भैया, रेप्टाइल में हम फोकस करते हैं भैया डायनासोर के बारे में। आपको बढ़िया उतावलापन होगा कैसा, डायनासोर का जिक्र कब आएगा, डायनासोर का जिक्र कब आएगा। और आज के स्लाइड में पहले फोटो पर डायनासोर देख के आप समझ भी गए होंगे, आज तो बेटा डायनासोर की बात होगी, होगी कि नहीं होगी। चलिएगा, तो अगला जो एरा है बेटा मैं उसकी बात करता हूं। अगला एरा जो है मेरा वो क्या है, वो है मीजोजोइक। मीजोजोइक में रेप्टाइल ही, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यहाँ पर क्या हुए, रेप्टाइल डेवलप हुए। मीजोजोइक के अंदर अब रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स दबा के डेवलप हुए। समझ में आ रही बात, तो जो हमारा पूरा का पूरा मीजोजोइक एरा है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नंबर 1 पे आ गया आपका ट्राइसिक आ गया, नंबर 2 पर आपका आ गया जुरासिक, और नंबर 3 पर आपका आ गया क्रिटेशियस। आई बात समझ में। अब बताओ इसमें से रेप्टाइल यानी डायनासोर कौन से फेज में मिलेंगे, तीनों में से, ट्राइसिक में मिलेंगे, जुरासिक में मिलेंगे, क्रिटेशियस में मिलेगा, जुरासिक में। कैसा पता लगा, मूवी आई थी ना, अब नाम समझ में आया। देखो हॉलीवुड वालों के नाम भी कितने लॉजिकल उन्होंने नाम रखा, सारी बात समझ में, कितना लॉजिकल नाम रखा। ठीक है, तो क्या है, जुरासिक के अंदर, यानी कि गोल्डन पीरियड था, किसका था, डायनासोर का। आएंगे वापस इसी की तरफ। ठीक है, तो मीजोजोइक एरा में ध्यान सुनिएगा। देखो 3 तरह के मैमल्स होते हैं हमारे, मैं आपको बता रहा हूं। बताओ मुर्गी पहला आई कि अंडा पहला आया, अंडा पहले आया। कैसे बताओगे भाई, मैमल्स की एक प्रॉपर्टी है क्या करने की, बच्चे देने की। बाकी सब क्या देते हैं, अंडा। और तो और 2 मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, नाम बताओ, प्लेटिपस और एकिडना। आई बात समझ में। तो मैमल्स जो है ना बेटा हमारे, कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के मैमल्स हैं बेसिकली। अंडे देने बच्चे देने के आधार पर कितने भैया, 3 टाइप के। सबसे पहला होता है प्रोटोथीरिया। सबसे पहला क्या आता है, प्रोटोथीरिया। कोई प्लासेंटा नहीं मिलती, ये मैमल्स ऐसे हैं जो कि हमारे अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया जो मैमल्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि हमारा प्लेटिपस और एकिडना हो गया। दूसरा आता है आपके मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में बच्चों को जन्म तो दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे डेवलप नहीं होते, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। इनकी प्लासेंटा भी क्या नहीं होती, डेवलप्ड नहीं होती। तो अंडर डेवलप्ड होने की वजह से अगर उन्हें ऐसे छोड़ दे तो मर जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को पैदा किया जाता है और इनके पास में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली होती है। उस थैली के अंदर बच्चों को तब तक रखते हैं जब तक बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। यानी ऐसा, ध्यान सुनिएगा, ऐसा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, कि जन्म तो इन्होंने कैसे दिया, बच्चों को दिया, लेकिन उस बच्चा कैसा था, वो अंडर डेवलप्ड था जब तक उसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। भाई हमारे में क्या है, ह्यूमन में या तो हमारे अदर एनिमल है कि उनमें जब डेवलपमेंट पूरा होता है तब बच्चा पैदा होता है। समझ में आ रही बात। लेकिन इनका क्या था कि बिना पैदा, यानी कि हमारे यहाँ भी देख लो, अगर मान लो किसी फीमेल के बच्चा जो है जल्दी पैदा हो जाए तो उसे मशीन में रख देते हैं, है ना। कह देते हैं भैया टाइम से पहले 7 महीने में पैदा हो गया जी, टाइम से पहले पैदा हो गया, मशीन में रखना पड़ेगा। क्यों, डेवलपमेंट नहीं हो भाई। तो इसके पास भी क्या है, मशीन है। मेटाथीरिया ऑर्गेनिज्म है आपका। इनके पास में एक थैली होती है, जैसे कि कंगारू आपने देखा होगा, उनके आगे थैली होगी। मदर ने बच्चा दे दिया, आरी बात समझ में। अब वो बच्चा अंडर डेवलप्ड है। उस अंडर डेवलप्ड बच्चे को भैया डेवलप किया जाता है एक थैली के अंदर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटाथीरिया बोलते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म हमारा और आता है, यूथीरिया, जिनकी प्लासेंटा अच्छी खासी डेवलप होती है, जैसे कि प्राइमेट्स हुआ, नॉन प्राइमेट्स हुआ। हम अपनी बात कर रहे, समझ मारी बात। तो ये क्या है आपका, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है,
है। और मेटाथीरिया ही क्या होते हैं, हमारे मार्सुपियल्स होते हैं। मेटाथीरिया ही क्या होते हैं भैया, हमारे मार्सुपियल्स होते हैं। तो जहां पर मैं वर्ड बोल दूं मार्सुपियल्स, तो समझ जाना कि ऐसे मैमल्स की बात हो रही है, ऐसे मैमल्स की बात हो रही है जो कि मेटाथीरिया होते हैं, जो बच्चों को जन्म तो देते हैं लेकिन बच्चा डेवलप्ड नहीं होता। पाउच के अंदर बच्चे का बाद में क्या होता है भाई, डेवलपमेंट होता है। समझ में आ रही बात? शानूर खड़ा हो जा। हाँ भाई, समझ में आ रही क्या बात? क्लियर है? चलिए देखो, तो ट्राइसिक में कौन बना, ट्राइसिक में किसका डेवलपमेंट हो भैया, प्रोटोथीरिया। मैमल्स की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर आप तो यार रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। आ जाओ चलो रेप्टाइल्स की बात करते हैं। देखो रेप्टाइल्स का और इवोल्यूशन होता चला गया। अब वो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन होकर के क्या अपीयर बन गए, रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन होकर के बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाई पड़े, और उन बड़े बड़े जानवरों को हम क्या बोलते हैं भैया, डायनासोर्स के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है डायनासोर के बारे में, जहां कोई बच्चा आता है ना, ठीक है। उसके अलावा कुछ लिजार्ड्स ऐसी थी जिनके अंदर फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक वहां पर डेवलप हो गए। हमारी फ्लाइंग लिजार्ड थी, आरिवासम, जिनके अंदर विंग्स जैसे स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो गए। ये फ्लाइंग लिजार्ड पापा की परी होती थी उस टाइम पर, इसीलिए ये उड़ पाती थी। समझ में आ रही बात? तो जो आज की हमारी पापा की परियां हैं, तो वो भविष्य में क्या हो सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्राइसिक के बाद में क्या है हमारा, जुरासिक। देखो डायनासोर अपीयर तो हो गए, लेकिन अभी डायनासोर का राज नहीं आया। राज कब आया डायनासोर का? राज आया जुरासिक के अंदर। इसीलिए जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड मूवी बनी हुई है ना। तो डायनासोर का राज कहां पर आया? डायनासोर का राज आया भैया जुरासिक पीरियड के अंदर। और एट द सेम टाइम भाई फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो चुका था, नहीं हो चुका था यहाँ पर? तो कुछ हमारे रेप्टाइल्स ऐसे थे जो कि बर्ड्स की तरफ को इवॉल्व होना शुरू हो गए। कुछ हमारे रेप्टाइल्स कैसे थे भाई, जो बर्ड्स की तरफ को क्या होने लगे, इवॉल्व होने लगे। और एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसका फॉसिल्स हमें अभी तक मिला है, जो कि हम कंसिडर किया जाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कनेक्टेड लिंक है। उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है भैया? आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये भी जुरासिक के अंदर ही, जुरासिक पीरियड के अंदर ही हमको क्या होता है, अच्छे से दिखाई पड़ता था। समझ में आ रही बात? उसके अलावा सर अगर हम मैमल्स की बात करें तो कौन सा मैमल्स डेवलप हो गया था यहाँ पर? मेटाथेरिक मैमल्स यहाँ पर डेवलप हो गया। प्लांट के केस में बात करता हूँ कि जो फर्न्स होती हैं, कॉनिफर्स होती हैं, साइकेड्स होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स, वो पीक पर थे, वो अपना उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हमको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिटेशियस एरा में। क्रिटेशियस एरा जो था मीजोजोइक एरा का सबसे लास्ट वाला एरा होता है। इसमें कौन से मैमल्स डेवलप हुए? यूथीरिया। उसके अलावा भाई डायनासोर का राज आया ना, राज आया तो डायनासोर यहाँ पर क्या हो गए, खत्म हो गए। अब डायनासोर खत्म क्यों हुए, इसको लेके बहुत सारी थ्योरी है। कोई कहता है कि अल्लाह भैया वो कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया, कोई कहता है कि अल्लाह का खाना खत्म हो गया था, कोई कहता है आपस में लड़कर। भाई डायनासोर देखो नेचर का उसूल है, जो जितनी तेजी से ग्रोथ करेगा वो उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हमारे अभी कोविड के टाइम पे आया, तो कोविड के टाइम पे हजारों यूट्यूब के चैनल आए, हजारों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे थे। अरे करा रहे थे, नहीं करा रहे थे, बहुत सारे। पीडब्ल्यू तो है, पीडब्ल्यू तो चल रहा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे है। मैं नाम लेना प्रीफर नहीं करूंगा, समझ में आ रही बात? लेकिन उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म का क्या हुआ, वे सारे के सारे प्लेटफॉर्म 2024 या 2025 तक आते आते सबकी लंका लग गई। किसी का दिवालिया निकल गया, किसी को किसी ने खरीद लिया, किसी को किसी ने खरीद लिया। केवल स्टेबल कौन रहा? केवल स्टेबल रहा हमारा फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि केवल वही स्टेबल था, स्टेबल और भी थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेचर का लॉ क्या है कि भैया जो जितनी तेजी से बढ़ोतरी करेगा उतनी ही तेजी से क्या होगा, नीचे। डायनासोर को माना जाता है भाई एकदम नहीं बने डायनासोर, मतलब धीरे धीरे नहीं बने डायनासोर, एकदम से बना। किसी रेप्टाइल के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, एक लार्ज बड़ा गेंट रेप्टाइल आपको वहां पर दिखाई पड़ा, वहीं से डायनासोर बने, बड़ी तेजी से बने, पूरा आतंक इन्होंने धरती के ऊपर तारा। सबसे बड़ा डायनासोर जो कि अर्थ के ऊपर माना जाता है वो 20 फीट का था। ठीक है, 20 फीट का। कितना होता है 20 फीट? अंदाजा लगा सकते हैं, इससे भी बड़ा गॉडजिला। भैया मूवी के क्यों जिक्र घुसेड़ते हैं आप? समझ में आ रही बात? कितना ये लगभग ऐसा होगा कोई 12 फीट के करीब का लग रहा मुझे, 12 फीट के करीब का होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि इससे भी डबल, जितनी हाइट इस रूम की है इससे भी डबल इतना बड़ा क्या था, इतना बड़ा आपका टीरेक्सा टाइनासोर्स उसको बोला जाता है। और एक उनका भी बाप था जो पानी के अंदर मिलता था, उसे मेसोसोर्स बोलते हैं, उससे टीरेक्स भी हाथ जोड़ता था। समझ में आ रही बात? वो उसे भी पेल लेते हैं, लगाया, अंदाजा लगा लो भैया। अब इतनी बड़ी क्रिएचर को अगर तुम अर्थ पे छोड़ते, सोचो अगर आज डायनासोर जिंदा होते तो भाई, अगर आज डायनासोर जिंदा होते, हम यहाँ पढ़ा रहे, धम 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 आवाज आ रही, टीरेक्स अंदर आ गया, हाँ जी सर मैं आए कभी सर अटैक से यहाँ पड़े मिलेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा नहीं था कि ये जो मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है ये उसको डायनासोर ड्रैगन था जी, इसने आग का गोला छोड़ दिया तो वह वाले डायनासोर भी आग का गोला। वो बच्चे पूछते हैं मुझसे यार, मेरे घर के बच्चे पूछते हैं, वो देख ली उन्होंने मूवी, कहने लगे चाचा हाँ वो डायनासोर होते हैं। मैं कहा बेटे हुआ करे थे, तो वो आग छोटे थे। मैं कहा आग छोटा करता मैं आमलेट बना लिया करूँ तो उनका। समझो बात को, मैं हालांकि जवाब दे देते हैं बच्चों का, लेकिन
ऐसा नहीं है कि वो आग छोड़ रहे थे डायनासोर, वो सब बकवास है, वो जादुई क्रिएचर है। समझ में आ रही बात? तो वो वहां पर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो एकदम से बने, एकदम से क्या हो गए, खत्म हो गए। समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रेटेशियस एरा में यूथीरिया का डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। डायनासोर क्या हो गए, यहाँ पर एक्सटेंट हो गए। उसके अलावा हॉर्स टेल्स हुआ, जिंको, नीटल्स, ये क्या है आपके, ये होते हैं आपके, ये आपके जिम्नोस्पर्म्स ही तो हैं। आ रही बात समझ में? ये जिम्नोस्पर्म्स ही तो हैं। इनका क्या हुआ, गोल्डन पीरियड निकल के आया। एंजियोस्पर्म यहाँ पर क्रिटेशियस एरा में क्या होने लगे, बनने लगे। और आपके एलिफेंट श्रू जैसे कि आपका चुचुंदर हुआ, ये भी हमें कहा दिखाई पड़ता है, क्रिटेशियस एरा के अंदर हमको देखने मिलता है, जो कि मैमल्स होते हैं। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? तो ये क्या था, ये था आपका क्रिटेशियस एरा के अंदर। इसके बाद में अगला एरा हमारा आता है भैया सीनोजोइक एरा। क्या आता है भैया, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के अंदर कई सारे पीरियड है, लेकिन वहां पर हम पीरियड नहीं पढ़ेंगे, यहां पर हम इपॉक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सीनोजोइक एरा में किसका डेवलपमेंट ज्यादा देखने मिला, इंसेक्ट का, बेसिकली कॉकरोच का देखने मिला। एंजियोस्पर्म, मोनोकोट भी अच्छे खासे डेवलप हो गए, और एव्स और मैमल्स का तो भैया क्या आ गया, यहाँ पे राज आ गया। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, इसमें कुछ हमारे इपॉक्स होते हैं, जैसे कि हमारा प्लियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये पैलोसीन है, प्लियोनी है, क्या है भैया, पैलोसीन। पैलोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। आ रही बात समझ? ये अलग अलग इपॉक्स के नाम है। ये केवल एरा है, ऐसा मान के चलिए कि भैया 2024, 2025, 2026, 2022, 1997, 1992 ऐसे हमने इनका नाम रख दिया। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल 2024 का नाम हमने रख दिया जमील। क्या नाम रख दिया, जमील। ठीक है, हमने कहा, कहने लगा यार जमील में तो मुझे नुकसान हो गया था। अब सामने वाला भैया क्या कंफ्यूजन हो गया, समझ रहे नहीं समझ रहे? फॉर एग्जांपल मैंने कोविड से पहले का जो टाइम पीरियड था ना, उसका नाम रख दिया कल्लू। क्या नाम रख दिया, कल्लू। कहला कल्लू में तो बहुत नुकसान हो गया था लोगों को। अब लोग कंफ्यूज होते फिर वो क्या है, तो ऐसे ही मान के चलेगा कि टाइम पीरियड को हमने क्या रख दिया भाई, नाम रख दिया। ठीक है, प्लियोसीन के अंदर क्या देखने मिले, ट्री पे रहने वाले श्रूज आपको दिखाई पड़े। ट्रू प्राइमेट्स जो थे यहाँ पर, प्राइमेट्स जैसे कि हम ह्यूमन, एप और मंकी वगैरह, वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़े। इयोसीन के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ा, मंकी दिखाई पड़ा, मंकी का डेवलप फॉर्मेशन होती दिखाई पड़ी। ओलिगोसीन में एप आ गए। मायोसीन में ड्रायोपिथेकस, यानी जो हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे। आरी बात समझ में? बेसिकली वो हमें क्या हुए, ऑब्जर्व हुए। देखो इयोसीन में प्योर मंकी नहीं था, मंकी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, मंकी लाइक, एप लाइक ऑर्गेनिज्म, मंकी लाइक, एप लाइक मैमल्स आपको वहां पर देखने मिलेंगे। ठीक है, मायोसीन में ड्रायोपिथेकस मिला, प्लियोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्लिस्टोसीन में होमो इरेक्टस, और ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ह्यूमन का इवोल्यूशन मैं आपको लगी पढ़ाने वाला हूं, तो इसे आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, वो है हॉर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हॉर्स, घोड़ा। बेटा जो आपका घोड़ा था ना पहले, जो आपका हॉर्स था, समझ में आ रही बात, वो हॉर्स का ओरिजिन कहाँ हुआ था, इयोसीन इपॉक के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ था, इयोसीन। और उस टाइम पर जो आपका घोड़ा हुआ करता था, वो आज के घोड़े के जैसा नहीं था, वो एक कुत्ते के आकार के, एक भेड़िए के आकार का हुआ करता था। समझ में आ रही बात? ज्यादा से ज्यादा आधा मीटर का करीब का घोड़ा हुआ, उसके 4 उंगल हुआ करते थे, 4 पैर हुआ करते, 4 उंगली हुआ करती उसके। समझ में आ रही बात आपको? तो उसको हम क्या बोलते थे, इयोहिप्पस। क्या बोलते थे भैया, इयोहिप्पस। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो उसका आकार थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ने लगा। 4 की जगह अंगूठे पैर में उंगली कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। उसको हमने क्या नाम दिया, मीजोहिप्पस का नाम दिया, जिसका आकार कैसा था, भेड़ जैसा था। और ये कौन से एरा में मिला आपको, ओलिगोसीन के अंदर, ओलिगोसीन इपोक के अंदर आपको दिखाई पड़ा। धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, उसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा, तो डंकी के साइज का बना, उसे हमने क्या नाम दिया, मैरीहिप्पस का नाम दिया। समझ में आ रही बात? कौन से इपोक में मिला आपको, मायोसीन के अंदर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे और हुआ, तो डंकी से भी साइज थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हुआ, म्यूल के साइज का हुआ। उसको हमने क्या नाम दिया, प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस कौन से एरा में मिला, प्लियोसीन में। देखो प्लियोहिप्पस, प्लियोसीन, मैरीहिप्पस, मीजोसीन। ठीक है, मीजोहिप्पस, ओलिगोसीन, इयोहिप्पस, इयोसीन। लगभग नाम क्या है सारे सेम सही है। और लास्ट में आपका इक्वस आता है, जिसे आप आज का क्या मानते हो, मॉडर्न हॉर्स मानते हो। और ये क्या है आपका, प्लिस्टोसीन है। तो इसमें कितने उंगले थे पैर में, 4 थे। इन दोनों में कितने थे भाई, 2 थे, 3 थे सॉरी। इसमें कितना था, 2 था। और आज केवल एक ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हूफ बोलते हैं। अब एक ही तो खुर है ना उसके, देखो आप घोड़े के एक ही तो खुर होता है ना, तो एक ही। तो इस तरीके से क्या हुआ भैया, इस तरीके से हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। ये हॉर्स का इवोल्यूशन, इसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री बोलते हैं, हॉर्स की पेडिग्री बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दी, हालांकि ये सिलेबस वगैरह में तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत लंबे टाइम से नहीं आया। जैसे कभी कभी यहाँ से इक्वस मॉडर्न हॉर्स का नाम पूछ लेते हैं, और एंसेस्टर इयोहिप्पस का नाम पूछ लेते हैं। दोनों नाम आपको क्या रखने भैया, याद रखने। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब ये क्या है, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैं प्लांट को बताता हूँ। देखो मैंने क्यों कहा था आपको याद करने के लिए, ये कौन सा एरा है हमारा, पैलोजोइक एरा है क्या। ये कौन सा एरा है हमारा, मीजोजोइक। ये कौन सा हो गया हमारा, सीनोजोइक। क्लियर हो गया, हो गया। इन एरा के अंदर हमारे अलग अलग क्या मिलते हैं आपको, इन एरा के अंदर हमारे अलग अलग पीरियड मिलते हैं भाई। पैलोजोइक के अंदर कौन सा याद रखना, सिलुरियन। अब सिलुरियन से पहले ऑर्डोविशियन आया था,
अरे आया था क्या? वो हमने याद रखा क्या? नहीं रखा। अबे रखा क्या? नहीं रखा। कैम्ब्रियन आया, उसको कोई जिक्र आया क्या? नहीं रखा। सिल्यूरियन से आया, तो कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन तो कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने कहा था इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कहां से कहानी बनी? हमारे सिल्यूरियन। लेकिन एनसीईआरटी ने सिल्यूरियन से शुरू होगा, इससे नीचे डायग्राम दिखा रखा उसने। आ रही बात समझ? तो क्या थे ये हमारे क्लोरोफाइट के एंसेस्टर? आ रही बात समझ में? क्या थे भैया? जो कि बेसिकली कहां देखने मिलते हैं हमें? ऑर्डोविशियन के अंदर। कौन से एरा के अंदर भाई? ऑर्डोविशियन। ऐसा नहीं है कि सिल्यूरियन के अंदर तो इनका गोल्डन पीरियड था एक तरीके से। क्लोरोफाइट जो ये एक्वेटिक प्लांट थे ना, ध्यान से सुनिएगा, एक्वेटिक प्लांट थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। इनसे क्या इवॉल्व हुए? आपके ट्रैक्योफाइट, जिनके अंदर जाइलम और वेसल था, ये भी एक्वेटिक थे, लेकिन इनके अंदर एडेप्टेशन बनना स्टार्ट हो गई थी। क्या बनना स्टार्ट हो गई थी? कि जमीन पर रहने की तैयारी यहां पर शुरू हो गई थी। उसके बाद में क्या आया? रीनियर टाइप प्लांट और साइलोफाइटोन, और ये आपका जोस्टेरोफाइलम जो थे, ये हमारे प्लांट के क्या है भैया? एंसेस्टर थे। समझ में आ रही बात? कौन से एरा में डोमिनेंट मिले आपको? सिल्यूरियन एरा के अंदर डोमिनेंट मिले। अब ये देखो एनसीईआरटी का कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका साइलोफाइटोन है, ध्यान सुनिएगा, ये जो साइलोफाइटोन है, साइलोफाइटोन, और या आप बोल सकते हैं कि जो आपका जोस्टेरोफाइलम है, ये जो आपका क्लोरोफाइट है और जो ट्रैक्योफाइट है, इन्हीं से क्या इवॉल्व होते हैं भैया? आपके इन्हीं से इवॉल्व हुए। एक लाइन तो ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा कहां से इवॉल्व हुए? डायरेक्ट आपके क्लोरोफाइटा से इवॉल्व हुए। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, ठीक है? क्लियर है? ये एक्वेटिक है, ये जमीन और पानी पर रहने वाले, तो ये दोनों के दोनों कौन हो गए भैया? ये दोनों के दोनों आपके ब्रायोफाइटा हो गए। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कार्बोनिफेरस एरा यानी पर्मियन एरा से लेकर के आपके जुरासिक एरा तक क्या दिखाई पड़ रहे? आपको लाइकोपोड्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसके जैसे ऑर्गेनिज्म है? ये आपके हॉर्स टेल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं भैया? हॉर्स टेल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और प्रॉपर हॉर्स टेल स्फिनोप्सिडा कहां देखने मिलते हैं? क्रेटेशियस एरा में। कहने का मतलब है टेरिडोफाइटा की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर किसका डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है आपको? टेरिडोफाइटा का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा। अच्छा, साइलोफाइटोन जो है कुछ आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा? फर्न्स के अंदर, कुछ जिंकोज के अंदर, कॉनिफर्स के अंदर डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा। नीटल्स हो गया, अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर ऐसे थे जो कि प्रोजिम्नोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म से पहले के प्लांट थे, उनमें सीड हैबिट डेवलप हुई, सीड फंड, सीडेड फंड, जो आगे जाकर के क्या बनाएंगे? साइकस बनाएंगे, सीडेड जिम्नोस्पर्म बनाने का काम कर रहे हैं। अब कर रहे नहीं कर रहे? और इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं? एंजियोस्पर्म बनते हैं। एंजियोस्पर्म में पहले कौन बना? डाइकोट बना, और फिर बाद में कौन बना भैया? आपका मोनोकोट बना। तो बताओ, देखो इवोल्यूशन में डाइकोट कौन से एरा में था हमारा? क्रेटेशियस के अंदर। और क्वाटरनरी या टर्शरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मोनोकोट आपको ध्यान मिलेगा। ये आपने क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? तो ये किसका डायग्राम था भाई? ये डायग्राम था हमारा एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट था। ठीक है, एक डायग्राम हमारा ये देखिएगा, ये क्या बोला मैंने? ये एरा देखिएगा, कार्बोनिफेरस एरा, पर्मियन एरा। ये कौन सा है बताओ जल्दी करके फटाफट? कौन सा एरा है? मतलब पीरियड है दोनों के दोनों। ये कौन सा है भैया? पैलेजोइक। अबे आया क्या? ट्राइसिक, जुरासिक। ये कौन सा आ गया आपका? मीजोजोइक, क्रेटेशियस, टर्शरी, और आपका ये क्या बोलते हैं? ये मीजोजोइक आ गया। ये क्वाटरनरी और टर्शरी आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया भैया मीजोजोइक। हाँ भाई, ये आपका क्या आ गया? सीनोजोइक। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। अब आप बोलो सर आपने टर्शरी क्वाटरनरी तो दिखाया नहीं। रुक जाओ, शांति रखो। मैंने कहा था ना कि आपको एक सेकंड ये रहा। ठीक है, ये देखिएगा, यहां से पैलोसीन से प्लियोसीन तक क्या है? टर्शरी है ना? और प्लिस्टोसीन, होलोसीन, लास्ट में क्या आ गया? क्वाटरनरी आ गया। इस तरह से याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो इस डायग्राम को देखो क्या है। देखो ध्यान से देखना। तो हमारे पास में कौन से एरा की बात कर रहा हूं मैं? कार्बोनिफेरस एरा की बात, कार्बोनिफेरस पीरियड की बात कर रहा हूं, जो कि पैलेजोइक के अंदर आता है। 350 मिलियन ईयर है वो। कुछ हमारे अर्ली रेप्टाइल थे जो अभी हाल फिलहाल में एक्सटिंक्ट हो गए। कार्बोनिफेरस में आया था ना, रेप्टाइल्स आए थे, लाइक एम्फीबियंस निकल के आए थे, ये वही थे। उनसे दो कैटेगरी निकली, एक निकला हमारा सोरोप्सिड और एक निकली हमारी साइनेप्सिड की। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक क्या निकली हमारी? सोरोप्सिड की। एक क्या निकली हमारे? साइनेप्सिड की। साइनेप्सिड से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, क्या बनाया? पेलिकोसोर्स। हुआ कि नहीं हुआ? पेलिकोसोर्स से क्या बना? आपके टेरेप्सिड्स बना के नहीं बना? और इससे इवॉल्व क्या हुआ? आपका मैमल हुआ। इसीलिए मैंने क्या बोला? ये ऐसे हैं भैया, रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स। ठीक है, सॉरी क्या बोलेंगे? मैमल्स, रेप्टाइल्स। इसमें क्या, सॉरी क्या बोलेंगे ना, मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे भैया इसको? मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। ये ऐसे रेप्टाइल्स है जो कि मैमल्स को रिजेंबल करते थे, यानी जिनसे क्या इवॉल्व हुआ? आपका मैमल्स इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। दूसरी जो कैटेगरी थी यहाँ पर वो किसकी थी? सोरोप्सिड की। और सोरोप्सिड से क्या था? हमारा डायनासोर निकला था, याद रखिएगा। सोरोप्सिड में कुछ ब्रांचेस तो ऐसी थी जिसने डायरेक्ट आज के मॉडर्न रेप्टाइल्स बना दिए, जैसे कि टर्टल वगैरह हुआ।
कुछ ऐसे थे जो कि दूसरे पाथ से गए। सौरोपसिड थोड़ा सा इवोल्व हुए पर्मियन पीरियड के अंदर आकर के, पर्मियन पीरियड के अंदर आकर के, यानी लास्ट वाला जो पहले युग का सबसे लास्ट वाला था, ये सौरोपसिड डेवलप हुआ किसके अंदर भैया? थिकोडोंट के अंदर। किसके अंदर डेवलप हुआ भैया? थिकोडोंट के अंदर। अब ये थिकोडोंट की एक सीरीज क्या बना रही है आपके? क्रोकोडाइल की तरफ, और यही थिकोडोंट बाद में इवोल्व हो रही किसके अंदर भैया? डायनासोर के अंदर। और यही थिकोडोंट बाद में इवोल्व हो रहे किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। तो ये कह सकते हैं कि बर्ड्स का और डायनासोर का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। आ रही बात? वो मैं नहीं कह रहा भाई, ये डायग्राम बता रहा। समझ में आ रही बात? पढ़ना समझ में आ गया कि क्या हुआ? देखो यहाँ पर सौरोपसिड बना। सौरोपसिड से क्या है हमारा? थिकोडोंट टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। थिकोडोंट की हमारी एक ब्रांच तो सीधी क्रोकोडाइल की तरफ को जा रही है, और क्रोकोडाइल बाद में इवोल्व किसमें होगा? है मैमल्स के अंदर होगा। उसके बाद में क्या है भैया? हमारी एक डायनासोर हो रही है। डायनासोर कहाँ है हमारा? टर्शियरी और क्रेटिशियस एरा के अंदर। गोल्डन पीरियड, जुरासिक पीरियड में मैंने डायनासोर को जिक्र नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भयंकर तरीके से ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, ज्यादा होश पोश हो गई। आगे बात समझ में? उसके बाद में एक ब्रांच यहाँ से, ये जो डायनासोर की तरफ को जा रही थी, एक ब्रांच यहाँ से कहां पहुंची भैया? आपके बर्ड्स के अंदर पहुंची। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। उसके अलावा जो आपका सौरोपसिड बना, उससे क्या बना? टर्टल, टर्टल से लिजार्ड, स्नेक, टोटोरस, क्रोकोडाइल, और ये लास्ट में क्या निकलता है आपके? इसका इवोल्यूशन मैमल्स की तरफ को हमको होता हुआ दिखाई पड़े था। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा इवोल्यूशन का चार्ट है। तीसरा देखिएगा, मैंने थिकोडोंट बताया ना, कहा ना थिकोडोंट। थिकोडोंट से क्या निकले भैया आपके? थिकोडोंट, ये रहा थिकोडोंट। इसी से तो डायनासोर वगैरह निकले। तो आ जाओ थिकोडोंट को पकड़ो, ये रहा हमारा। तो यहां से क्या होगा भैया हमारा? ये हमारा थिकोडोंट है। क्या है यहाँ पर हमारा? थिकोडोंट है। ठीक है। थिकोडोंट से दो ब्रांचेस निकली, एक ब्रैकियोसोर्स की और एक स्टेगोसोर्स की। ब्रैकियोसोर्स किसमें कन्वर्ट हो गया बाद में जाकर के? कन्वर्ट का मतलब है इवोल्व हुआ टीरेक्स के अंदर, ट्राइनोसोर्स के अंदर, जो कि 20 फीट का होता है, लार्जेस्ट। आप कब तक लैंड वाला दिखाते हैं? स्टेगोसोर्स किसके अंदर होता है? ट्राइसेरेटॉप्स के अंदर। किसके अंदर होता है भाई? ट्राइसेरेटॉप्स के अंदर दिखाई पड़ता है। उसी के बाद में थिकोडोंट से ही इवोल्व हुए। क्या इवोल्व हुए आपके? आर्क्योप्टेरिक्स हुआ, क्रोकोडाइल हुआ और टेरिनोडोन हुआ। समझ में आ रही बात आपके? क्रोकोडाइल 4 चैम्बर का हार्ट है, मैमल्स लाइक हो गया। ये एव्स हो गया आपका। आर्क्योप्टेरिक्स कनेक्टेड लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड आपके रेप्टाइल्स के बीच में आ गया। तो तीनों के तीनों डायग्राम भाई समझ में आया कि नहीं है? देखो क्या है। अच्छा, इसके बाद में मैंने एक चार्ट और ऐड किया है, यहां पर देख सकते हैं आप। ये आया हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा, आर्कियोजोइक वगैरह, प्रोटोजोइक वगैरह इसमें था। इसमें क्या था? इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म बनते। चलिए मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा हूं, यही जो हमारे दोनों तीनों डायग्राम है ना, इन दोनों तीनों डायग्राम का एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे पास में, एक रिटर्न फ्लो चार्ट मेरे पास में यहाँ पर है। देखिए कौन कौन से एरा थे? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं आपके? कार्बोनिफेरस। क्या बनते हैं भैया? कार्बोनिफेरस। और लास्ट में क्या आता है आपका? पर्मियन। तो मैंने क्या बोला? कैम्ब्रियन के अंदर अर्ली शेल्ड ऑर्गेनिज्म, मरीन इनवर्टिब्रेट दिखाई पड़े, हाँ या ना? ठीक है। राइज ऑफ कोरल्स, प्रिमिटिव फिशेज आपको दिखाई पड़ी। मास एक्सटिंक्शन भी यहाँ पर देखने मिला। मास एक्सटिंक्शन का मतलब समझते हैं आप? यहाँ पर जीवन खत्म हो गया अर्थ के ऊपर से, लेकिन सारा नहीं होता। एक डायलॉग है, जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। जीवन तुम्हें लगता है खत्म हो गया, लेकिन जीवन खत्म नहीं होता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता वो निकाल लेता है। मास एक्सटिंक्शन हो गया। उसके बाद में सिल्यूरियन पीरियड के अंदर पहले लैंड प्लांट है, मैंने आपको बताया था। मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे? मोसिस होंगे। सारा याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने पढ़ाया सिर्फ उसे रखिएगा। क्या थे भैया यहाँ पर? फर्स्ट लैंड प्लांट यहाँ पर मौजूद है, निकल गए। डेवोनियन पीरियड के अंदर फॉरेस्ट वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, एम्फीबियन बनने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पर मास एक्सटिंक्शन एक और चला। कितने मास एक्सटिंक्शन हो गए? 2 वाले। ठीक है। उसके बाद में कार्बोनिफेरस एरा के अंदर रेप्टाइल्स डेवलप हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? कार्बोनिफेरस में बताया कोल फॉर्मिंग बना था, कोयला बना था, बना। उसके बाद में फिर क्या हो गया भैया? हमारा मास एक्सटिंक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पर कोयला क्यों आया? क्योंकि इससे पहले जो मास एक्सटिंक्शन हुआ ना, जिसमें फॉरेस्ट वगैरह थे, याद करो। देखो भाई, ये क्या था? यहाँ पर फॉरेस्ट बने थे, नहीं बने थे? तो फॉरेस्ट मास एक्सटिंक्ट हुआ। मास एक्सटिंक्शन के बाद में यहाँ पर कार्बोनिफेरस में क्या मिला हमें? कोयला मिला। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ? एक और मास एक्सटिंक्शन हुआ। अगला एरा आया जिसको हमने क्या बोलते हैं? मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक में आपको डायनासोर दिखाई पड़ते हैं, मैमल्स दिखाई पड़ते हैं, कुछ फ्लाइंग रेप्टाइल्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में फिर मास एक्सटिंक्शन हुआ, और इस मास एक्सटिंक्शन में क्या खत्म हो गया भैया? डायनासोर आपको खत्म होते हुए दिखाई पड़ गए। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उसके बाद में जुरासिक में आया डायनासोर, भैया भयंकर तरीके से जिए, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह आए। क्रिटिशियस एरा के अंदर प्लासेंटल मैमल डेवलप हुआ। ट्राइसिक के अंदर प्रोटोथीरिया, जुरासिक के अंदर मेटाथीरिया, क्रिटिशियस के अंदर क्या थे? यूथीरिया, यानी कि प्लासेंटल मैमल भयंकर तरीके से अरे डेवलप थे, नहीं थे? क्लियर है? ये आ गया हमारा। उसके बाद में हमने बात करते हैं सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को 2 पीरियड में डिवाइड किया है, क्वाटरनरी और एक क्या था हमारा? टर्शरी। अरे करा नहीं करा? ठीक है। जो आपका टर्शरी उसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और
प्लियोसीन के अंदर डिवाइड किया, और जो आपका क्वाटरनरी था प्लिस्टोसीन और होलोसीन के अंदर डिवाइड करा। इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? यानी कि यहाँ पर पैलोसीन के अंदर अर्ली प्राइमेट बने, इयोसीन ओलिगोसीन इवॉल्व होते चले गए। जब मायोसीन प्लियोसीन के अंदर आया, ग्रासी इकोसिस्टम पूरी तरह से वहां पर फैल चुका था। और प्लिस्टोसीन के अंदर क्या था भैया, लार्ज मैमल जो थे, बड़े बड़े लार्ज मैमल थे वो भी खत्म, बड़े बड़े बर्ड्स वो भी खत्म, और मॉडर्न ह्यूमन यहाँ पर क्या होता है भाई, उदय होता है। आइस एज वगैरह जो आप बोलते हो ना कि सर आइस एज आ गई, आइस एज आ गई, वो सीनोजोइक एरा की ही कहानी होती है। अभी तक कोई मास एक्सटिंक्शन किसी तरह का यहाँ पर हमको देखने नहीं मिला। अरे भाई समझ में आ रही बात? उसके अलावा याद रखिएगा जो पैलोजोइक एरा है, पैलोजोइक एरा में जो आपका पीरियड होता है वो एम्फीबियंस को लेकर के, किसको लेकर के भाई, एम्फीबियंस को लेकर के, और पाइसिस फिशिंग को लेकर के गोल्डन पीरियड होता है। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स का गोल्डन पीरियड होता है, और सीनोजोइक एरा में मैमल्स का और बर्ड्स का गोल्डन पीरियड होता है। याद रखिएगा। तो ये कहानी थी किसके बारे में भाई, ये कहानी थी पूरे के पूरे इवोल्यूशन की, कि किस ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात? और अब आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बात कर लीजिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स दिखाई पड़ रहा है, फॉसिल्स हमें इस तरह से देखने मिला था। ये कनेक्टेड लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स और एव्स में। जुरासिक पीरियड के अंदर हमको दिखाई पड़ा था, दोनों ही रेप्टाइल के भी और एव्स यानी कि बर्ड के कैरेक्टर हमको दोनों यहाँ पर दिखाई पढ़ते हुए नजर आते हैं। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर कौन कौन से भैया, लॉन्ग टेल है, देखिएगा, ये देखिएगा आरी बात समझ। नॉन न्यूमेटिक बोन, भाई बर्ड्स की हड्डियों में क्या होती है, एयर भरी होती है, न्यूमेटिक बोन्स भरी होती है, जिससे वो बॉडी में हल्का महसूस होता है, आराम से उठ पाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। स्टर्नम इसका बहुत कमजोर होता है, स्टर्नम आगे वाला, ठीक है। टीथ बिल्कुल सिमिलर है, सारे टीथ एक जैसे दिखाई पड़ेगा, जबकि बर्ड्स में टीथ नहीं होते, उनके क्या होती है, चोंच होती है। फ्री कोडल वर्टिब्रेटा, जो इसकी कोडल यानी कि पूंछ की जो वर्टिब्रेटा है ना, वो बिल्कुल फ्री है। समझ में आ रही बात? रेप्टाइल की तरह से आ रही बात समझ में? जैसे कि हमारे लिजार्ड वगैरह होता है, लिजार्ड की पूंछ नहीं होती क्या, छिपकली की, पूरी फ्रीली मूवेबल होती है और फ्रीली उसे छोड़ भी सकती है वो, ठीक है। सर बर्ड्स के कैरेक्टर कौन से थे, बर्ड्स की तरह उड़ने वाले क्या थे भैया, पक्षी दिखाई पड़ रहे, चोंच दिखाई पड़ रही। इन चोंच के अंदर जो दांत थे ना, वो तो रेप्टाइल का कैरेक्टर था, लेकिन चोंच का होना किसका कैरेक्टर था भैया, बर्ड्स का कैरेक्टर था। विंग्स थे, फीदर्स थे, ठीक है। और सेम हैंडलिम, हैंडलिम जो थे पीछे के, वो क्या थे आपके, वो लगभग दोनों के दोनों ही आपको सेम दिखाई पड़ रहे थे। और फोरलिम जो थे मॉडिफाइड हो चुके थे किसके अंदर भाई, विंग्स के अंदर। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा आर्कियोप्टेरिक्स का, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आज की कहानी में कंक्लूजन क्या है, आज की कहानी में आपको 3 एरा याद रखने हैं। सबसे पहला एरा कौन सा है, पैलोजोइक। दूसरा एरा कौन सा है, मीसोजोइक। तीसरा एरा कौन सा है, सीनोजोइक। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में कुछ आपको इसी के अंदर कुछ पीरियड याद रखने हैं। जैसे पैलोजोइक एरा के अंदर आपको क्या याद रखना, सिलुरियन एरा, सिलुरियन पीरियड, ठीक है। सिलुरियन याद रखना, डेवोनियन याद रखना, कार्बोनिफेरस याद रखना, और पर्मियन याद रखना। किस एरा में कौन कौन कैसे इवॉल्व हुआ, आपको पूरी तरह से आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी के जो 2-3 डायग्राम मैंने ऐड किए हैं, जैसे डायग्राम नंबर 6.2, डायग्राम नंबर 6.7, डायग्राम नंबर 6.9, ये दोनों डायग्राम आपको 6.7, 6.8 या 6.8 या 6.9, ये तीनों डायग्राम आपको एनसीईआरटी के हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या रखने हैं भैया, याद रखने हैं। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन डायग्राम में से कहीं से भी कोई भी लेबलिंग हटा करके पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलेगा। पेपर का लेवल इस बार थोड़ा हार्ड रहने की पूरी संभावना है। कभी हमारे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर इशारा कर रहे हैं कि भैया ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, तो पेपर का लेवल तो बढ़ा हुआ निकल करके आएगा। इसीलिए भैया हम कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता दी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो, कहानी समझ में आई? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।